9/11 2001 4 प्लेन्स ने अमेरिका और पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। बॉक्स कटर नाइफ से लैस 19 लोगों ने दुनिया की सबसे जबरदस्त सुपर पावर को सत्ते में डाल देने वाला हमला किया। अब इन्वेस्टिगेटर्स को पता लगाना था कि अमेरिकन मिलिट्री इंटेलिजेंस और एविएशन अथॉरिटीज के अरबों डॉलर के सुरक्षा इंतजाम किस तरह उसकी खामियों का फायदा उठाने वाली एक साजिश से नाकाम हो गए। हादसे यूं ही नहीं होते, ये कुछ अहम घटनाओं के सिलसिले से शुरू होते हैं। हादसे के ठीक पहले के पलों की बारीकियां देखिए सेकंड्स फ्रॉम डिजास्टर में। अमेरिका, न्यूयॉर्क, ग्रिफिथ्स एयरफोर्स बेस, 11 सितंबर 2001 सुबह के 7 बजे। अमेरिका जंग के लिए तैयार हो रहा था। ऑपरेशन विजिलेंट गार्डियन में देश की सीमा के बाहर से होने वाले हमले को सिम्युलेट किया जाने वाला था। हम समय समय पर एयर डिफेंस एक्सरसाइजेस करते हैं। आप इन्हें वॉर गेम्स भी कह सकते हैं। एयरफोर्स के कर्नल बॉब मार नॉर्थ ईस्ट एयर डिफेंस सेक्टर के इंचार्ज थे। ये 25 लाख वर्ग किलोमीटर के एयर स्पेस के लिए जिम्मेदार थे और इसमें पूरब में न्यूयॉर्क सिटी, वॉशिंगटन डीसी से लेकर मध्य में शिकागो तक का इलाका था। हम अपने सारे प्रोसीजर्स की प्रैक्टिस करते हैं ताकि अगर कभी वॉर में जाना हो तो हम बिल्कुल तैयार रहें। बॉब मार को पता नहीं था कि उस दिन की ट्रेनिंग में क्या होगा। उनकी टीम को अमेरिका के बाहर से आने वाले हर खतरे की आशंका से निपटने के लिए तैयार रहना था। 400 किलोमीटर दूर 5 मुसाफिर बॉस्टन लोगन एयरपोर्ट पर चेक इन कर रहे थे। ये लोग लॉस एंजलिस जाने वाली अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 में बुक्ड थे। ऑटोमेटेड स्क्रीनिंग में इनमें से 3 लोगों को अतिरिक्त जांच के लिए चुना गया, लेकिन ये सभी लोग चेक्स में बिना किसी दिक्कत के पास हो गए। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 अगले 1 घंटे में अमेरिका के आसमान में उड़ रही 5000 से ज्यादा कमर्शियल फ्लाइट्स में शुमार होने वाली थी। इन सभी उड़ानों को कंट्रोल करने के इंचार्ज बेन स्लाइनी थे। 30 साल से एयर ट्रैफिक कंट्रोल में काम करने के बावजूद फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन में नेशनल ऑपरेशंस मैनेजर के पद पर यह इनका पहला दिन था। मुझे पूरे अमेरिका के एयर स्पेस की जिम्मेदारी दे दी गई। इस काम के पहले दिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह के 7:59 अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 बॉस्टन के आसमान में ऊपर जा रही थी। लॉस एंजलिस जाने के लिए इसे पश्चिम की ओर उड़ना था। इकोनॉमी क्लास केबिन का जिम्मा नंबर 3 फ्लाइट अटेंडेंट बेटी ओंग संभाल रही थी। फ्लाइट के आधी भरी होने के कारण इस सफर में ज्यादा दिक्कतें नहीं होनी थी। आठ 8:02 कर्नल बॉब मार और उनकी टीम अपनी एयर डिफेंस एक्सरसाइज के लिए स्टैंड बाय पर थे। ये अमेरिकन फ्लाइट 11 में शुरू हो रही हरकतों से बिल्कुल बेखबर थे। टेक ऑफ के 15 मिनट बाद अमेरिकन 11 बॉस्टन, ये बॉस्टन है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? इस फ्लाइट से बॉस्टन एयर ट्रैफिक कंट्रोल का संपर्क टूट गया। अमेरिकन 11 बॉस्टन, ये बॉस्टन है, क्या आप सुन रहे हैं? 10 मिनट तक क्रूज से संपर्क करने की कोशिशों के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। रोज आसमान में हजारों फ्लाइट्स होती हैं और ये कोई अनोखी बात नहीं थी। लेकिन 8:24 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पायलट के केबिन से हो रही इन फ्लाइट अनाउंसमेंट सुनाई दी। हमारे आसपास कुछ प्लेन्स हैं, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा, हम एयरपोर्ट लौट रहे हैं।
ये संदेश साफ तौर पर मुसाफिरों के लिए था, लेकिन बॉस्टन के एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को फौरन इस पर शक होने लगा। 8:28 पर बेन स्लाइनी को रिपोर्ट मिली। हाईजैक के मामले में हमारा अनुभव यह है कि अक्सर ये बिना नुकसान के खत्म हो जाते हैं, और मैं इस बात से बहुत ज्यादा परेशान नहीं था कि एक हाईजैकिंग हो गई है। सुबह 8:34 प्लेन में मौजूद बेटी ओंग बेताबी में अपनी एयरलाइंस से कांटेक्ट करने में कामयाब हो गईं और उन्होंने रैली नॉर्थ कैरोलिना में अपने रिजर्वेशन सेंटर से बात की। मेरा नाम बेटी ओंग है, मैं फ्लाइट 11 में नंबर 3 हूँ। लगता है हमारा प्लेन हाईजैक हो गया है। क्या कोई कॉकपिट तक जा सकता है? नहीं, कॉकपिट इनके फोन का जवाब नहीं दे रहा है और दरवाजा नहीं खुल रहा है। हमें नहीं पता कि वहाँ कौन है, और हमारे नंबर 1 और नंबर 5 को स्टॉप किया गया है। सुबह के 8:35 ये प्लेन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के संदेशों का जवाब नहीं दे रहा था और पिछले कुछ मिनटों से ये अपने रूट से भटककर न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था। लॉन्ग आइलैंड के एटीसी सेंटर में डेव बॉटिलिया न्यूयॉर्क एयर स्पेस के सेक्टर 42 की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मैंने कहा कि आज का दिन अच्छा रहेगा। अच्छे दिनों में सेक्टर 42 बिजी नहीं रहता है। मेरे बैठते ही बॉस्टन सेंटर ने मुझे फोन करके बताया कि अमेरिकन 11 पर कड़ी नजर रखो। लगता है इसे हाईजैक कर लिया गया है। लेकिन हाईजैकर्स ने प्लेन का ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर दिया था, यानी बॉटिलिया को इसकी रफ्तार और ऊंचाई का पता नहीं था। वो उसे सिर्फ एक प्राइमरी रेडार पर एक ब्लिप के रूप में देख रहे थे। हम उस पर कड़ी नजर रखे हुए थे। वो कैनेडी की ओर बढ़ रहा था। हम जानते थे कि वो अपने रास्ते पर नहीं था, हमें बस इतना ही पता था। सुबह 8:38 फ्लाइट 11 से रेडियो पर कोई संदेश नहीं मिलने से घबराए एक और कंट्रोलर ने मिलिट्री के नॉर्थ ईस्ट एयर डिफेंस सेक्टर को फोन किया। क्या मिलिट्री असिस्टेंस के लिए कहा गया है? हाँ, हम F-15 भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो क्या आप F-15 भेजना चाहते हैं? हाँ, ओटिस से F-15 रवाना हो गया। ये रिक्वेस्ट इतनी अनोखी थी कि ये कर्नल मार्क के पास पहुंच गई। मिलिट्री को लगा कि ये शायद उस ट्रेनिंग का हिस्सा है जो उस दिन होने वाली थी। किसी लाइन कंट्रोलर का मिलिट्री असिस्टेंस के लिए रिक्वेस्ट करना अनोखी बात है। ऐसा आमतौर पर FAA कमांड लाइंस के जरिए होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर द्वारा मदद मांगना भले ही अनोखी बात हो, लेकिन बॉब मार ने इसे पूरी गंभीरता से लिया। हमने फौरन कार्रवाई करते हुए ऑटिस नेशनल गार्ड बेस के फाइटर्स को अलर्ट कर दिया। मैसाचुसेट्स का ओटिस एयरफोर्स बेस न्यूयॉर्क सिटी से 250 किलोमीटर दूर नॉर्थ ईस्ट में है। न्यूयॉर्क में डेव बॉटिलिया ने लापता फ्लाइट को ढूंढने के लिए इस इलाके की एक और फ्लाइट से संपर्क किया। प्लीज ट्रांसपॉन्डर चेंज कीजिए। मैंने पूछा कि क्या आपको अपने लेफ्ट में एक अमेरिकन फ्लाइट दिख रही है, तो उसने कहा कि हमने पहले उसे देखा था लेकिन अब नहीं दिख रही। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 को आखिरी बार मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी के ठीक उत्तर में देखा गया था। सुबह के 8:43 अमेरिकन 11 में मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट बेटी ओंग जमीन पर मौजूद लोगों को ये बताने की पूरी कोशिश कर रही थी कि फ्लाइट में उस समय क्या हो रहा था। मैं कॉकपिट में नहीं जा सकती। क्या अब भी वहाँ कोई है? हाँ, बिल्कुल है। तुम अच्छा काम कर रही हो, बस शांत रहना। ओके बेटी? क्या चला हनी? ओके, एयरक्राफ्ट फिर से बहुत अजीब ढंग से उड़ रहा है। बेरी, मुझसे बात करो। बेटी, क्या तुम वहाँ हो? शायद उससे संपर्क टूट गया है। सुबह के 8:46 अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में क्रैश कर गई। ये इमारत के 93rd और 99th फ्लोर के बीच टकराई थी।
सुबह के 8:50 टक्कर से 4 मिनट बाद FAA कमांड सेंटर में बेन स्लाइनी को अब तक पता नहीं था कि न्यूयॉर्क में क्या हुआ है। एक मिलिट्री लिएजॉन ने मुझे बताया कि CNN पर रिपोर्ट आ रही है कि एक छोटा सा प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा गया है। जरा सुनो, क्या तुम ये अभी स्क्रीन पर दिखा सकते हो मुझे? मैं टीवी पर देखना चाहता हूँ। ये लाइव फुटेज है। आप बहुत ही डिस्टर्बिंग लाइव शॉट्स देख रहे हैं। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। हमें कुछ खबरें मिली हैं जिनकी पुष्टि नहीं हुई है। सबसे पहले मुझे जबरदस्त लपटें नजर आईं और मुझे यही ख्याल आया कि ये कोई छोटा प्लेन नहीं हो सकता। मैं जो कुछ देख रहा था उससे मुझे कुछ बहुत बुरा होने की फीलिंग हो रही थी। सुबह के 8:51 अब तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं थी कि इस क्रैश में पैसेंजर एयरलाइनर अमेरिका 11 शामिल था। इसलिए मिलिट्री ने लापता फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए 2 F-15 फाइटर जेट्स को रवाना किया। लॉन्ग आइलैंड के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में डेव बोटेलिया एक और फ्लाइट यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 के लिए फिक्रमंद थे। इसका ट्रांसपॉन्डर कोड बदल चुका था और अब ये प्लेन भी अजीब तरीके से उड़ रहा था। मैंने उस समय इधर उधर ढूंढा तो पाया कि यूनाइटेड 175 बहुत तेजी से ऊपर जा रही थी। मुझे बहुत डर लगने लगा था, तो मैंने मुड़कर चीफ से कहा कि शायद एक और प्लेन हाईजैक हो गया है। सुबह के 9 बजे अमेरिकन एयरफोर्स के F-15 जेट्स अब भी 100 किलोमीटर दूर अमेरिकन 11 का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। अब यूनाइटेड 175 ने बड़ी तेजी से नीचे आना शुरू किया। हमने ये देखा और उस इलाके में मौजूद किसी ने तो उसकी ऊंचाई गिननी शुरू कर दी थी। 6000, 4000, 2000। फिर उन्होंने कहा कि अब ये नीचे गिर जाएगा। तभी कोई चीखा कि वहां तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। ओह, अभी अभी एक और प्लेन टकराया है। ओह माय गॉड, ये दूसरी बिल्डिंग से टकराया है। ये उसके बीचों बीच घुस गया है और धमाका हुआ है। ये तो बिल्डिंग के ठीक बीचों बीच है। सुबह 9:03 पर फ्लाइट 175 साउथ टावर से टकरा गई। लोअर मैनहट्टन के इलाके में अफरा तफरी मच गई। कर्नल बॉब मार को लाइव टेलीविजन न्यूज पर रिपोर्ट्स देखकर जबरदस्त झटका लगा। उस समय हमारा नजरिया बदल गया। अब हम जानते थे कि न्यूयॉर्क पर हमला हो रहा है। ये कोई वॉर गेम नहीं बल्कि असली हमला था। उन्होंने F-15 जेट्स को सीधे मैनहट्टन की ओर भेजा। उसके लिए उन्हें चाहे जिस भी ऊंचाई पर जाना पड़े, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूं कि वो उस इलाके में जाकर निगरानी करें। 9:04 पर FAA कमांड सेंटर में बेन स्लाइनी को नेशनल ऑपरेशंस मैनेजर के रूप में अपने काम के पहले ही दिन बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। अब मुझे उस समय उड़ रहे तमाम प्लेन्स पर शक हो रहा था। मैंने फौरन पूरे अमेरिका में ग्राउंड स्टॉप ऑर्डर जारी कर दिया, यानी अब अमेरिका में कोई भी प्लेन टेक ऑफ करके हमारी एयर स्पेस में शामिल नहीं हो सकता था। सुबह 9:05 प्राइमरी रेडार ने अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77 को वॉशिंगटन से लॉस एंजलिस के रूट पर देखा और यह प्लेन निश्चित रास्ते से कई मील भटक चुका था। 11 मिनट पहले यह फ्लाइट अपने प्लान्ड रूट से मुड़ने लगी थी और उस वक्त इसने अपना ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया था और रेडियो से संपर्क टूट गया था। अब ये रेडार स्क्रीन्स पर सिर्फ एक ब्लिप की तरह दिख रही थी। ये फ्लाइट वापस पूरब की ओर मुड़कर अमेरिका की राजधानी की ओर बढ़ने लगी। F-15 फाइटर जेट्स मैनहट्टन पहुंच गए। अब यहां तबाही का मंजर था। इसी वक्त 500 किलोमीटर दूर लैंगली एयरफोर्स बेस वर्जीनिया में 2 F-16 फाइटर जेट्स को फ्लाइट 11 को तलाशने के लिए रवाना किया गया।
9:32 पर भी अमेरिकन फ्लाइट 77 पूरब की ओर अमेरिका की राजधानी की ओर बढ़ रही थी। उस इलाके में हमें हाईजैक्ड एयरक्राफ्ट्स की 11 रिपोर्ट्स मिली थीं। इसलिए हम ये तय करने की कोशिश कर रहे थे कि कौन सी ज्यादा क्रेडिबल है और कौन सी नहीं। उस वक्त हमने कहा कि हमारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि हम ये मान लें कि वॉशिंगटन डीसी को निशाना बनाया जाएगा। सुबह 9:36 पर वॉशिंगटन डीसी से 240 किलोमीटर की दूरी पर जेट्स ने अमेरिकन 77 और वॉशिंगटन एयर स्पेस का रुख किया। सुबह 9:37। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये वॉशिंगटन की लाइव तस्वीरें हैं और पेंटागन से बुरी तरह से धुआं निकल रहा है। अमेरिका के डिफेंस हेडक्वार्टर को लपटों से घिरा देखकर बेन स्लाइनी ने एक अहम कदम उठाया। 3 हमलों के बाद चुपचाप बैठे रहना बहुत मुश्किल था। मैं खुद सारे एयरक्राफ्ट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता था, लेकिन आसमान से सारे एयरक्राफ्ट्स को हटा जरूर सकता था। पेंसिल्वेनिया हेड ऑफ एटीसी। तब जाकर मैंने अमेरिका में उड़ रहे सभी एयरक्राफ्ट्स को अपनी डेस्टिनेशन की परवाह किए बिना नजदीकी एयरपोर्ट पर उतर जाने का ऑर्डर दिया। अमेरिकन एयर स्पेस में उड़ रहे 4000 से ज्यादा प्लेन्स लैंड करने लगे। पहले कभी भी ऐसा फैसला नहीं लिया गया था। मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि इसके लिए मुझे नौकरी से निकाला जा सकता है, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फ्लाइट्स लैंड कर रही थी कि 9:44 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को एक चौथा प्लेन यूनाइटेड 93 नजर आया जो खतरनाक ढंग से उड़ रहा था। यूनाइटेड 93 अपने फ्लाइट रूट से दूर जा चुका था और अपना ट्रांसपोंडर कोड भी बदल चुका था। नेवाक से सैन फ्रांसिस्को की उड़ान पर निकली इस फ्लाइट से 20 मिनट पहले यूनाइटेड के ग्राउंड स्टाफ ने संपर्क किया था और कॉकपिट में घुसपैठ की आशंका के लिए आगाह किया था। सुबह 9:59 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। there it goes, there it goes, there it goes, there it goes. 110 मंजिल का साउथ टावर ढह गया। और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स अब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं यूनाइटेड 93 को भी तो हाईजैक नहीं कर लिया गया है। इतनी देर होने के बावजूद पॉसिबिलिटी थी कि यूनाइटेड 93 में बस बिजली की गड़बड़ी हो और ये प्लेन लैंड करने के लिए किसी एयरपोर्ट पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हो और इसलिए इससे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा हो। स्लाइनी सिर्फ ये देख सकते थे कि ये प्लेन वॉशिंगटन डीसी एरिया की ओर जा रहा है। अमेरिकन एयरफोर्स के F-16 जेट्स को फौरन अमेरिका की राजधानी की हिफाजत के लिए पेट्रोलिंग पर तैनात कर दिया गया। हम लोग यूनाइटेड 93 पर नजर रख रहे थे कि उस इलाके में मौजूद एक एयरक्राफ्ट ने रिपोर्ट दी कि जमीन पर धुएं के बहुत बड़े गुबार नजर आ रहे हैं। तो हमने ये अंदाजा लगाया कि ये एयरक्राफ्ट जमीन पर गिर गया होगा वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया में। ये प्लेन वॉशिंगटन डीसी से महज 20 मिनट की उड़ान की दूरी पर गिर गया। इसमें मौजूद सभी 44 मुसाफिर और क्रू के लोग मारे गए। ये हमें मिली शुरुआती तस्वीरें हैं और अब तक मिली रिपोर्ट में किसी के बचने की खबर नहीं है। 25 मिनट के बाद मैनहट्टन में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी ढह गया। महज 102 मिनट में 4 हाईजैक प्लेन्स ने करीब 3000 लोगों को खत्म कर दिया। इसका गुबार शांत होने से पहले ही अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई।
एफबीआई की काउंटर टेररिज्म टीम के पास जांच करने के लिए हजारों सुराग थे। 3 क्रैश साइट्स पर सबूत बिखरे हुए थे। लेकिन जब पहली बड़ी कामयाबी मिली तो यह हादसे की इन जगहों से काफी दूर थी। केन मैक्सवेल मैनहट्टन में एफबीआई के सीनियर एजेंट्स में से एक थे। अमेरिकन फ्लाइट 11 पर गए मोहम्मद अट्टा ने अपना बैग छोड़ दिया था। ये जानबूझकर नहीं छूटा था, बल्कि ये पोर्टलैंड मेन से कनेक्टिंग फ्लाइट पर नहीं पहुंच पाया था और ये बैग ऐसी जानकारियों और सबूतों का खजाना बन गया जिनसे पता चला कि मोहम्मद अट्टा इस साजिश का सबसे अहम शख्स था। इस जानकारी का इस्तेमाल करते हुए एफबीआई के हजारों स्पेशल एजेंट्स को 19 संदिग्ध हाईजैकर्स का पता लगाने में सिर्फ 72 घंटे लगे और ये सभी अमेरिका के घोषित दुश्मन अल-कायदा और इसके लीडर ओसामा बिन लादेन से ताल्लुक रखते थे। लेकिन दुनिया का सबसे बढ़िया सिक्योरिटी नेटवर्क कैसे इस जाने पहचाने खतरे का सामना करने और हाईजैकिंग्स और उनके भयानक नतीजों को रोकने में नाकाम रहा था। अब उस दिन की घटनाओं पर दोबारा गौर करके और इन्वेस्टिगेशन की गहराइयों में उतरकर हम उन गलतियों को उजागर कर सकते हैं जिन्होंने अमेरिका के इतिहास में इसकी जमीन पर सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाले हमलों के लिए गुंजाइश छोड़ दी थी। हमले के 1 साल बाद प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 9/11 कमीशन का गठन किया। Today I sign an act of Congress authorizing a national commission to investigate the events of September the 11th. 9/11 कमीशन के सीनियर काउंसिल के रूप में जॉन फार्मर को उस दिन की घटनाओं की फोरेंसिक बारीकियों की जांच करनी थी। मैंने लॉ एनफोर्समेंट में काफी लंबा वक्त बिताया है, इसलिए 9/11 का मुझ पर बहुत गहरा असर पड़ा और मैं सोचता रहा कि आखिर हुआ क्या था। ये सवाल मुझे काफी परेशान करता रहा। अमेरिका अपनी हिफाजत के लिए फौज और इंटेलिजेंस सिस्टम पर अरबों डॉलर खर्च करता है और अब जॉन फार्मर को पता लगाना था कि क्या ये सिस्टम 9/11 की साजिश रचने वालों को रोक सकते थे। हमले से लगभग 2 साल पहले यमन में CIA के एक सर्वेलेंस ऑपरेशन ने पता लगाया कि 2 हाईजैकर्स अल मेहदार और अल हाजमी का आतंकवादियों से गहरा रिश्ता था। मेहदार के फैमिली फोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया था, इसलिए अल-कायदा से मेहदार के ताल्लुक और मेहदार के साथ हाजमी के रिश्तों के बारे में पक्की जानकारी थी। कुछ महीने बाद CIA ने आखिरकार मेहदार को दुबई में ढूंढ निकाला। एजेंट्स चुपके से उसके होटल के कमरे में दाखिल हो गए। उन्होंने पाया कि मेहदार के पास एक ऐसा वीजा था जिससे वो अपनी मर्जी से कभी भी अमेरिका आ जा सकता था। कुछ ही दिनों के भीतर उन्हें कुआलालंपुर मलेशिया में ढूंढ लिया गया, जहां अल-कायदा की मीटिंग में इनमें से एक शख्स की तस्वीर भी खींच ली गई। मलेशिया में एक मीटिंग हुई थी जिस पर हमारे जासूसों की नजर थी और इसके बाद कुछ भी पता चला नहीं। इस समय तक ये सिस्टम काम कर रहा था। CIA ने अमेरिका के लिए विदेशी खतरे की पहचान कर ली थी, लेकिन इसके बाद ये साजिश US इंटेलिजेंस सिस्टम की खामियों से होकर निकल गई। अगर अल मेहदार अमेरिका की जमीन पर ऑपरेट करने के लिए अपने वीजा का इस्तेमाल करता तो उसे हैंडल करना FBI की जिम्मेदारी थी। लेकिन जब तक मेहदार अमेरिका नहीं पहुंचता, CIA उस पर निगरानी के बारे में किसी को नहीं बताने वाली थी और इस मामले की गुप्त जानकारियां भी किसी को नहीं देने वाली थी। एजेंसीज के बीच कम्युनिकेशन की यह कमी कोई लापरवाही नहीं थी, बल्कि ये सरकार की पॉलिसी थी। एक दीवार जैसी थी जो इंटेलिजेंस जमा करने वाले एजेंट्स को लॉ एनफोर्समेंट वाले एजेंट्स से अलग करती थी।
9/11 से पहले ये दीवार इसलिए थी कि इंटेलिजेंस सर्वेलेंस या जासूसी से हासिल सबूतों को अमेरिका की अदालतों में मान्यता नहीं दी जाती थी। लेकिन इसका इस्तेमाल ऐसे हुआ कि ये दीवार एक दूसरे को जानकारियां नहीं देने का बहाना बन गई। 9/11 हमलों से 19 महीने पहले अल मेहदार और अल हाजमी सैन डिएगो कैलिफोर्निया के एक अपार्टमेंट में रहने पहुंच गए। CIA को पता था कि मेहदार और अल हाजमी अमेरिका में थे, लेकिन अब वो इनकी हरकतों पर नजर नहीं रख रहे थे। ये काम FBI का था, लेकिन इस एजेंसी को तो पता भी नहीं था कि ये दोनों अमेरिका में हैं। इस तरह 1 साल से भी ज्यादा समय तक ये दोनों अमेरिका में बेरोक टोक अपना काम करते रहे। यहाँ एक और ब्यूरोक्रेटिक फॉल्ट लाइन थी। अगर सब कुछ सही ढंग से चल रहा होता तो FBI को पता रहता कि इन दोनों पर नजर रखनी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए जब ये अमेरिका है तो इनके बारे में किसी भी एजेंसी को पता नहीं चला। कमीशन ने पता लगाया कि इसके अलावा कुछ और भी मौके गंवाए गए थे। 9/11 हमलों से 3 महीने पहले CIA और FBI के बीच खास तौर पर हुई एक इंटेलिजेंस मीटिंग में पहले के आतंकवादी हमलों को एनालाइज करने के दौरान एक अहम मोड़ आया था। CIA एजेंट्स ने FBI के एजेंट्स को अलकायदा कनेक्शंस की तस्वीरें दिखाई थीं, जिसमें अल मेहदार भी शामिल था। FBI इसके बारे में और जानकारी हासिल करना चाहती थी, लेकिन दोनों एजेंसीज के बीच की दीवार की वजह से ऐसा नहीं हुआ। FBI को कुछ अहम बातें नहीं बताई गई थी और इससे काफी फ्रस्ट्रेशन थी FBI एजेंट्स में। कुछ लोग इसे खतरे के रूप में देख रहे थे, लेकिन उस समय के सिस्टम ने उनके लिए इससे कारगर ढंग से निपटना लगभग नामुमकिन बना दिया था। एक FBI एजेंट का एक मशहूर ईमेल है जिसमें लिखा है कि किसी वक्त सड़कों पर लाशें बिखरी होंगी और उस समय कोई ये परवाह नहीं करेगा कि दोनों एजेंसियों के बीच कोई दीवार थी। वो बस यही समझेंगे कि हमने कुछ किया नहीं। हमले से 14 दिन पहले FBI के अपने सूत्रों ने उसे अलकायदा के एक हमले की आशंका के बारे में बताया और FBI ने अपनी जांच शुरू की। हम जानते थे कि अलकायदा कुछ प्लान कर रहा था और वो अलकायदा के पहचाने हुए ऑपरेटिव्स थे। अलकायदा से सीधे रिश्तों वाले 2 लोग अमेरिका में थे, लेकिन अब भी CIA उनके बारे में FBI को कोई जानकारी नहीं दे रही थी। कोई सुराग नहीं होने की वजह से इन दोनों लोगों की तलाश का काम FBI की सैकड़ों इन्वेस्टिगेशंस में से एक बन गया और इसके लिए सिर्फ एक एजेंट को लगाया गया। अल मेहदार और अल हाजमी का पता नहीं चल पाया। ये लोग अमेरिका में रह रहे थे और ये बात FBI की जांच में बहुत दिलचस्प जानकारी साबित हो सकती थी। 11 सितंबर 2001 हादसे से 2 घंटे पहले 5 लोगों ने लॉस एंजलिस जाने वाली अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 में चेक इन किया। कंप्यूटर असिस्टेड पैसेंजर प्री स्क्रीनिंग सिस्टम या कैप्स ने इनमें से 3 लोगों को कड़ी जांच के लिए छांट लिया। ये कंप्यूटराइज्ड सिस्टम उम्र, राष्ट्रीयता और ट्रैवल रिकॉर्ड्स के जरिए ज्यादा जोखिम वाले लोगों को छांटता है। अगर कैब सिस्टम किसी पैसेंजर को स्क्रूटनी के लिए चुनता है तो उस समय उसकी ज्यादा अच्छी तरह से तलाशी ली जाती है। उसके सफर के बारे में पूछा जाता है कि वो कहां मिलिट्री को शामिल किए जाने की प्रक्रिया पर गौर किया। और उस समय एक हाईजैकिंग प्रोटोकॉल था जिसके तहत मिलिट्री से संपर्क किया जाता और फाइटर जेट्स को उससे निपटने के लिए भेजा जाता। नियम के अनुसार एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को वॉशिंगटन में FAA कंट्रोलर्स से संपर्क करना था। फिर कम्युनिकेशंस के एक सिलसिले के बाद फाइटर जेट्स को भेजने की इजाजत जारी की जाती। 11 सितंबर को अगर इस प्रोटोकॉल का पालन किया जाता तो चौथे प्लेन के क्रैश करने के बाद भी फाइटर जेट्स काफी समय तक हवाई पट्टी पर ही खड़े रहते। उस दिन उन्होंने प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। हादसे से 9 मिनट पहले फार्मर ने पता लगाया कि CIA और FBI के काम में बाधा डालने वाली ब्यूरोक्रेसी के विपरीत ATC ने नियमों की कतई परवाह नहीं की। एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इस मामले में इतना परेशान था कि उसने रोम, न्यूयॉर्क के लोकल एयरबेस से सीधे संपर्क कर लिया। अब कर्नल बॉब मार को इस स्थिति से निपटना था।
मुझे सबसे पहले बॉस्टन सेंटर के लाइन कंट्रोलर से खबर मिली कि वहां कुछ प्रॉब्लम है और उसे मदद चाहिए। वो मिलिट्री से मदद मांग रहा था। हादसे से 8 मिनट पहले मिलिट्री को सूचना तो दे दी गई, लेकिन इससे अपने आप हथियारबंद कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती थी। बॉब मार को अब भी फाइटर्स को रवाना करने से पहले एक सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर की जरूरत थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने चुस्ती से सोच समझकर जो कदम उठाया था, वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की दीवार से टकराकर नाकाम हो गया। मैं उस एटीसी की तारीफ करता हूं क्योंकि उसने तो पहल की थी, लेकिन आगे चलकर लोगों ने उतनी तेज कार्रवाई नहीं की। बॉब मार इजाजत का इंतजार करते रहे। कुछ मिनट बाद उन्होंने अपने ठीक ऊपर के अधिकारी से बात की और वो इस बात पर सहमत हो गए कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। फाइटर जेट्स रवाना करने का ऑर्डर न्यूयॉर्क से आया था और रूम में मौजूद कमांडर ने कहा कि मैं बाद में ऊपर से इजाजत ले लूंगा, अभी हमें यह काम फौरन करना होगा। हादसे से कुछ पल पहले बॉब मार ने 2 जेट्स को रवाना होने का आदेश दिया। कोल्ड वॉर के बाद से अमेरिका की रैपिड रिस्पांस फोर्स घटा दी गई थी। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट के आधे हिस्से की हिफाजत के लिए सिर्फ 4 जेट्स स्टैंड बाय पर थे। सबसे नजदीकी जेट्स न्यूयॉर्क सिटी से 250 किलोमीटर दूर मैसाचुसेट्स के केप कॉड में ओटिस एयरफोर्स बेस में थे। पहले पैसेंजर एयरलाइनर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराने तक फाइटर पायलट्स क्लियरेंस का इंतजार कर रहे थे। ये F-15 पहले हमले के 7 मिनट बाद ही ओटिस से उड़ान भर पाए। इसके बाद फार्मर ने पता लगाया कि मिलिट्री ने उस समय हो रहे हमलों पर मिनट दर मिनट कैसे रिस्पॉन्ड किया और उन्हें चौंका देने वाली जानकारियां मिली। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से पहले प्लेन के टकराने के बाद भी किसी जिम्मेदार ऑफिसर को पता नहीं था कि नॉर्थ टावर से टकराने वाला ये प्लेन अमेरिकन 11 था। फाइटर्स को जितनी जल्दी हो सके न्यूयॉर्क सिटी एरिया में ले जाओ। ये पक्का करो कि FAA तुम्हारा रूट क्लियर कर दे। अगर वो प्लेन दिखे तो उसे रोकने की कोशिश करो। अगर अमेरिकन 11 आसमान में होता तब भी मिलिट्री को उसे ढूंढने में दिक्कत होने वाली थी। मिलिट्री रडार अमेरिकी सीमा से परे के खतरों को देखने के लिए सेट थे और ये सिविलियन प्लेन्स को ट्रैक नहीं करते थे। इन प्लेन्स को कभी भी खतरा नहीं समझा जाता था, इसलिए किसी पैसेंजर जेट की तलाश कर रहे फाइटर पायलट को सिविलियन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से गाइडेंस लेनी पड़ती। इस काम के लिए 2 बिल्कुल अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के बीच सहयोग की जरूरत थी। कम्युनिकेशन में कुछ दिक्कत थी क्योंकि इन दोनों एजेंसियों को साथ मिलकर काम करने की आदत नहीं थी। हमारे कुछ फोन्स में लॉन्ग डिस्टेंस कॉल की सुविधा नहीं है। हम आमतौर पर मिलिट्री नंबर्स ही डायल करते हैं और उस वक्त हमें अलग अलग लोगों से बात करनी थी और इसके लिए हमें नई कम्युनिकेशन लाइंस बनानी थी। सुबह के 9 बजे 2 F-15 फाइटर जेट्स न्यूयॉर्क सिटी के करीब पहुंच गए थे। अब भी कोई ये नहीं सोच रहा था कि कोई हाईजैक प्लेन को सुसाइड मिशन पर ले जा रहा होगा। ये सोचना भी बेहद मुश्किल था कि किसी प्लेन को किसी बिल्डिंग से टकराया जा सकता है। इसलिए हम लोग उस फ्लाइट को ढूंढने की कोशिश लगातार करते रहे। दूसरे प्लेन के टकराने से 1 मिनट पहले अथॉरिटीज अब भी पहले क्रैश्ड प्लेन अमेरिकन 11 के न्यूयॉर्क सिटी और आसपास के इलाकों में उड़ रहे होने की उलझन में डालने वाली रिपोर्ट से निपट रही थीं। अमेरिकन एयरलाइंस 11 का पता चल गया है। शायद वो न्यूयॉर्क के ईस्ट में है। उन्हें लगा कि उन्हें प्लेन मिल गया है। उन्हें लगा कि वो उसे हडसन नदी के साथ साथ ट्रैक कर रहे हैं और फिर वो गायब हो गया। F-15 फाइटर जेट अब भी तट के आसपास ऐसे प्लेन को ढूंढ रहे थे जिसका अब कोई वजूद ही नहीं था। अब दूसरा हाईजैक्ड पैसेंजर जेट यूनाइटेड 175 भी ट्विन टावर से टकराने वाला था। आप माने या ना माने, लेकिन टेलीविजन पर देखने से पहले हमें अंदाजा भी नहीं था कि एक और प्रॉब्लम है।
अब अमेरिका को साफ साफ पता लग गया था कि उस पर सीधा हमला हुआ है। अब जाकर नेशनल कमांड स्ट्रक्चर, सीनियर पॉलिटिशियंस और मिलिट्री हरकत में आए। उस दिन और उसके बाद के कुछ हफ्तों की न्यूज रिपोर्ट्स से यह भी पता चलता है कि फौरन एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस शुरू हो गया था और इसने अगले हमलों को रोकने में लगभग कामयाबी हासिल कर ली थी। लोगों को यह बताया गया था कि पहले 2 प्लेन से जो हमला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर वो एक शॉक की तरह था, लेकिन तीसरी फ्लाइट के समय नेशनल कमांड स्ट्रक्चर ने फौरन हरकत में आकर रिस्पॉन्ड किया था। उन्होंने तीसरे प्लेन यानी अमेरिकन 77 के वॉशिंगटन की ओर बढ़ने की खबर के जवाब में फाइटर जेट्स रवाना कर दिए थे, लेकिन उस फ्लाइट को रोकने के लिहाज से उन्हें काफी देर हो गई थी। 9/11 के बाद के महीनों में तीसरे हाईजैक्ड प्लेन के बारे में यही सरकारी बयान था, लेकिन 9/11 कमीशन ने असली तस्वीर उजागर कर दी। सरकार में अलग अलग लेवल के लोग आपस में ही बातचीत कर रहे थे। प्रेसिडेंट ने वाइस प्रेसिडेंट से बात शुरू की। व्हाइट हाउस से रिचर्ड क्लार्क ने कई एजेंसीज के अपने लेवल के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात की, लेकिन दिक्कत यह थी कि कोई इन डिफरेंट लेवल्स के बीच में एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। नेशनल कमांड स्ट्रक्चर की सही लीडरशिप के बिना नीचे के लोग अपनी समझ से ही काम कर रहे थे। हमने पाया कि मिलिट्री को इस बात की खबर ही नहीं थी कि तीसरा प्लेन यानी अमेरिकन 77 भी हाईजैक हो गया है। उन्हें उसके क्रैश से थोड़ी देर पहले खबर मिली कि वो लापता है, और क्रैश होने से कुछ ही समय पहले उन्हें बताया गया कि पेंटागन के आसपास एक अनआइडेंटिफाइड प्लेन उड़ रहा है, लेकिन ये रिपोर्ट नहीं थी कि अमेरिकन 77 दरअसल हाईजैक हो गया है। चौथे हाईजैक्ड प्लेन यूनाइटेड 93 के मामले में दावा किया जा रहा था कि हालात अथॉरिटीज के कंट्रोल में थे। वो प्लेन रडार पर नजर आ रहा था। उन्हें उस प्लेन को रोकने और जरूरत पड़ने पर उसे मार गिराने की भी इजाजत थी। लेकिन जब जॉन फार्मर ने मिलिट्री रिकॉर्डिंग्स पर गौर किया तो एक बिल्कुल अलग दास्तान उजागर हुई। फार्मर द्वारा की गई जांच से ये पता चला कि अथॉरिटी में सबसे ऊंचे स्तरों पर कोई भी उस समय के हालात के मुताबिक फैसले नहीं ले रहा था। कमांड सेंटर और मेरे नजरिए से उस वक्त अमेरिका में किसी को भी पता नहीं था कि वहां क्या चल रहा है। उस दिन की सच्चाई ये थी कि नेशनल कमांड स्ट्रक्चर सबसे अहम समय में बेकार साबित हुआ था। 9/11 की डरावनी सच्चाई ये है कि उस समय वाकई कुछ कोशिश कर रहे लोग सिविलियंस थे। इनमें ATC, हाईजैक्ड प्लेन्स के क्रू के लोग और मुसाफिर शामिल थे, और यही डिफेंस की आखिरी लाइन थी। अब हम उन नाकामियों के सिलसिले को उजागर कर सकते हैं जिनकी वजह से अमेरिका पर यह आतंकवादी हमला मुमकिन हुआ। हमले से 20 महीने पहले अल-कायदा के 2 संदिग्ध एक्टिविस्ट कैलिफोर्निया पहुंचे, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच कम्युनिकेशन की कमी के कारण FBI को पता भी नहीं था कि ये अमेरिका में हैं। हमले से 14 दिन पहले FBI ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। हादसे से 2 घंटे पहले अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर 3 अलग अलग एयरपोर्ट से 19 हाईजैकर्स ने फ्लाइट्स में चेक इन किया। इनमें से कुछ को अतिरिक्त सुरक्षा जांच के लिए चुना गया, लेकिन आखिरकार सबको आसानी से इस्तेमाल करने लायक हथियारों के साथ प्लेन में चढ़ने की इजाजत दे दी गई। हमले से 32 मिनट पहले अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 में हाईजैकर्स ने अपने हथियारों के बूते पर प्लेन पर कब्जा कर लिया। हादसे से 9 मिनट पहले हाईजैकिंग पर एकमात्र कारगर रिस्पांस बॉस्टन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का था, जिसने प्रोटोकॉल्स की अनदेखी करते हुए फौरन मिलिट्री से सीधा संपर्क किया। हमले से 3 मिनट पहले अथॉरिटीज अमेरिकन फ्लाइट 11 को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, और उसी समय बेटी ओंग ने नीचे जमीन पर मौजूद लोगों को खबर देने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। हादसे से कुछ पल पहले एयरफोर्स के कर्नल बॉब मार ने जोखिम उठाते हुए ओटिस एयरबेस से 2 F-15 फाइटर जेट्स को रवाना कर दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। 8:46 पर अमेरिकन फ्लाइट 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में घुस गई।
इसके 17 मिनट बाद 9:03 पर फ्लाइट 175 साउथ टावर से टकरा गई। 9:37 पर फ्लाइट 77 ने पेंटागन पर हमला किया। ये पहले प्लेन के हमले के 51 मिनट बाद हुआ था। यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 के हाईजैकर्स को मुसाफिरों और क्रू के लोगों की जांबाज कोशिशों ने अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दिया। हाईजैकर्स से जूझने की उनकी कोशिशों की वजह से ये प्लेन 10:03 पर पिट्सबर्ग के बाहर एक मैदान में गिर गया। जिन इंस्टीट्यूशंस को अमेरिका की हिफाजत करनी चाहिए थी, वो ऐसे खतरे से निपटने में नाकाम रहे जिन्हें वो समझ नहीं पाए। एजेंसीज ने एक दूसरे को अहम जानकारियां नहीं दी। किसी एक एजेंसी को दोषी ठहराना गलत होगा, क्योंकि FBI में किसी को X जानकारी थी, दूसरे को Y थी और तीसरे को Z। मुझे लगता है कि यह पूरी सरकार की नाकामी थी। हर सरकारी एजेंसी बिना सटीक जानकारी के किसी तरह काम कर रही थी। हमें पता नहीं था कि क्या चल रहा है। हमें बिल्कुल कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी। और सही डायरेक्शन के बिना मिलिट्री भी कार्रवाई करने से लाचार थी। हम जो करना चाहते थे उसके लिए हमारे पास टाइम बहुत कम था। फाइटर जेट्स उन्हें मार गिराने में नाकाम रहे क्योंकि वो इसके लिए हाईजैक्ट प्लेन की रेंज में कभी भी नहीं थे। 11 सितंबर 2001 को करीब 3000 लोग मारे गए। वाकई इस सीधे साधे हमले ने हमारे एक महंगे सिस्टम को पूरी तरह से नाकाम कर दिया था और मुझे लगता है कि इसी वजह से यह इतना बड़ा शौक था। 9/11 की ट्रेजेडी के बाद से सुरक्षा में शामिल हर सरकारी एजेंसी में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज को अब एक दूसरे से ज्यादा तालमेल से काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। मिलिट्री और सिविलियन रेडार और एयर ट्रैफिक ऑपरेशंस को मिला दिया गया है और ये एक ही भाषा में बात करते हैं। लेकिन अभी ये देखना बाकी है कि अमेरिका ने सभी सबक सीख लिए हैं और ये महफूज है। हमारे पास पहले से बेहतर इंटेलिजेंस है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम किसी नए तरह के हमले से महफूज हैं, चाहे वो किसी भी शक्ल में क्यों ना हो। अजीब तरीके से उड़ रहा था। मैंने उस समय इधर उधर ढूंढा तो पाया कि यूनाइटेड 175 बहुत तेजी से ऊपर जा रही थी। मुझे बहुत डर लगने लगा था, तो मैंने मुड़कर चीफ से कहा कि शायद एक और प्लेन हाईजैक हो गया है। सुबह के 9 बजे अमेरिकन एयरफोर्स के F-15 जेट्स अब भी 100 किलोमीटर दूर अमेरिकन 11 का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। अब यूनाइटेड 175 ने बड़ी तेजी से नीचे आना शुरू किया। हमने ये देखा और उस इलाके में मौजूद किसी ने तो उसकी ऊंचाई गिननी शुरू कर दी थी। 6000, 4000, 2000। फिर उन्होंने कहा कि अब ये नीचे गिर जाएगा। तभी कोई चीखा कि वहां तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। ओह, अभी अभी एक और प्लेन टकराया है। ओह माय गॉड, ये दूसरी बिल्डिंग से टकराया है। ये उसके बीचों बीच घुस गया है और धमाका हुआ है। ये तो बिल्डिंग के ठीक बीचों बीच है। सुबह 9:03 पर फ्लाइट 175 साउथ टावर से टकरा गई। लोअर मैनहट्टन के इलाके में अफरा तफरी मच गई। कर्नल बॉब मार को लाइव टेलीविजन न्यूज पर रिपोर्ट्स देखकर जबरदस्त झटका लगा। उस समय हमारा नजरिया बदल गया। अब हम जानते थे कि न्यूयॉर्क पर हमला हो रहा है। ये कोई वॉर गेम नहीं बल्कि असली हमला था। उन्होंने F-15 जेट्स को सीधे मैनहट्टन की ओर भेजा।
उसके लिए उन्हें चाहे जिस भी ऊंचाई पर जाना पड़े, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूं कि वो उस इलाके में जाकर निगरानी करें। 9:04 पर FAA कमांड सेंटर में बेन स्लाइनी को नेशनल ऑपरेशंस मैनेजर के रूप में अपने काम के पहले ही दिन बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। अब मुझे उस समय उड़ रहे तमाम प्लेन्स पर शक हो रहा था। मैंने फौरन पूरे अमेरिका में ग्राउंड स्टॉप ऑर्डर जारी कर दिया, यानी अब अमेरिका में कोई भी प्लेन टेक ऑफ करके हमारी एयर स्पेस में शामिल नहीं हो सकता था। सुबह 9:05 प्राइमरी रेडार ने अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77 को वॉशिंगटन से लॉस एंजलिस के रूट पर देखा और यह प्लेन निश्चित रास्ते से कई मील भटक चुका था। 11 मिनट पहले ये फ्लाइट अपने प्लान्ड रूट से मुड़ने लगी थी और उस वक्त इसने अपना ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया था और रेडियो से संपर्क टूट गया था। अब ये रेडार स्क्रीन्स पर सिर्फ एक ब्लिप की तरह दिख रही थी। ये फ्लाइट वापस ओके, एयरक्राफ्ट फिर से बहुत अजीब ढंग से उड़ रहा है। बेरी, मुझसे बात करो। बेटी, क्या तुम वहां हो? शायद उससे संपर्क टूट गया है। सुबह के 8:46 अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में क्रैश कर गई। ये इमारत के 93rd और 99th फ्लोर के बीच टकराई थी। सुबह के 8:50 टक्कर से 4 मिनट बाद FAA कमांड सेंटर में बेन स्लाइनी को अब तक पता नहीं था कि न्यूयॉर्क में क्या हुआ है। एक मिलिट्री लिएजॉन ने मुझे बताया कि CNN पर रिपोर्ट आ रही है कि एक छोटा सा प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा गया है। जरा सुनो, क्या तुम ये अभी स्क्रीन पर दिखा सकते हो मुझे? मैं टीवी पर देखना चाहता हूँ। ये लाइव फुटेज है। आप बहुत ही डिस्टर्बिंग लाइव शॉट्स देख रहे हैं। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। हमें कुछ खबरें मिली हैं जिनकी पुष्टि नहीं हुई है। सबसे पहले मुझे जबरदस्त लपटें नजर आईं और मुझे यही ख्याल आया कि ये कोई छोटा प्लेन नहीं हो सकता। मैं जो कुछ देख रहा था उससे मुझे कुछ बहुत बुरा होने की फीलिंग हो रही थी। सुबह के 8:51 अब तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं थी कि इस क्रैश में पैसेंजर एयरलाइनर अमेरिका 11 शामिल था। इसलिए मिलिट्री ने लापता फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए 2 F-15 फाइटर जेट्स को रवाना किया। लॉन्ग आइलैंड के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में डेव बोटेलिया एक और फ्लाइट यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 के लिए फिक्रमंद थे। इसका ट्रांसपॉन्डर कोड बदल चुका था और अब ये प्लेन भी अजीब तरीके से उड़ रहा था। मैंने उस समय इधर उधर ढूंढा तो पाया कि यूनाइटेड 175 बहुत तेजी से ऊपर जा रही थी। मुझे बहुत डर लगने लगा था, तो मैंने मुड़कर चीफ से कहा कि शायद एक और प्लेन हाईजैक हो गया है। सुबह के 9 बजे अमेरिकन एयरफोर्स के F-15 जेट्स अब भी 100 किलोमीटर दूर अमेरिकन 11 का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। अब यूनाइटेड 175 ने बड़ी तेजी से नीचे आना शुरू किया। हमने ये देखा और उस इलाके में मौजूद किसी ने तो उसकी ऊंचाई गिनी। दो बिल्कुल अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के बीच सहयोग की जरूरत थी। कम्युनिकेशन में कुछ दिक्कत थी क्योंकि इन दोनों एजेंसियों को साथ मिलकर काम करने की आदत नहीं थी। हमारे कुछ फोन्स में लॉन्ग डिस्टेंस कॉल की सुविधा नहीं है। हम आमतौर पर मिलिट्री नंबर्स ही डायल करते हैं और उस वक्त हमें अलग अलग लोगों से बात करनी थी और इसके लिए हमें नई कम्युनिकेशन लाइंस बनानी थी। सुबह के 9 बजे 2 F-15 फाइटर जेट्स न्यूयॉर्क सिटी के करीब पहुंच गए थे। अब भी कोई ये नहीं सोच रहा था कि कोई हाईजैक प्लेन को सुसाइड मिशन पर ले जा रहा होगा। ये सोचना भी बेहद मुश्किल था कि किसी प्लेन को किसी बिल्डिंग से टकराया जा सकता है। इसलिए हम लोग उस फ्लाइट को ढूंढने की कोशिश लगातार करते रहे।
दूसरे प्लेन के टकराने से 1 मिनट पहले अथॉरिटीज अब भी पहले क्रैश्ड प्लेन अमेरिकन 11 के न्यूयॉर्क सिटी और आसपास के इलाकों में उड़ रहे होने की उलझन में डालने वाली रिपोर्ट से निपट रही थीं। अमेरिकन एयरलाइंस 11 का पता चल गया है, शायद वो न्यूयॉर्क के ईस्ट में है। उन्हें लगा कि उन्हें प्लेन मिल गया है, उन्हें लगा कि वो उसे हडसन नदी के साथ साथ ट्रैक कर रहे हैं, और फिर वो गायब हो गया। F-15 फाइटर जेट अब भी तट के आसपास ऐसे प्लेन को ढूंढ रहे थे जिसका अब कोई वजूद ही नहीं था। अब दूसरा हाईजैक्ड पैसेंजर जेट यूनाइटेड 175 भी ट्विन टावर से टकराने वाला था। आप माने या ना माने, लेकिन टेलीविजन पर देखने से पहले हमें अंदाजा भी नहीं था कि एक और प्रॉब्लम है। अब अमेरिका को साफ साफ पता लग गया था कि उस पर सीधा हमला हुआ है। अब जाकर नेशनल कमांड स्ट्रक्चर, सीनियर पॉलिटिशियंस और मिलिट्री हरकत में आए। उस दिन और उसके बाद के कुछ हफ्तों की न्यूज रिपोर्ट्स से यह भी पता चलता है कि फौरन एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस शुरू हो गया था और इसने अगले हमलों को रोकने में लगभग कामयाबी हासिल कर ली थी। लोगों को यह बताया गया था कि पहले 2 प्लेन से जो हमला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, वो एक शॉक की तरह था। लेकिन तीसरी फ्लाइट के समय नेशनल कमांड स्ट्रक्चर ने फौरन हरकत में आकर रिस्पॉन्ड किया था। उन्होंने तीसरे प्लेन यानी अमेरिकन 77 के वॉशिंगटन की ओर बढ़ने की खबर के जवाब में फाइटर जेट्स रवाना कर दिए थे। लेकिन उस फ्लाइट को रोकने के लिहाज से उन्हें काफी देर हो गई थी। 9/11 के बाद के महीनों में तीसरे हाईजैक्ड प्लेन के बारे में यही सरकारी बयान था। हाँ बिल्कुल है। तुम अच्छा काम कर रही हो, बस शांत रहना। ओके बेटी? क्या चला है हनी? ओके, एयरक्राफ्ट फिर से बहुत अजीब ढंग से उड़ रहा है। बेरी, मुझसे बात करो। बेटी, क्या तुम वहां हो? शायद उससे संपर्क टूट गया है। सुबह के 8:46 अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में क्रैश कर गई। ये इमारत के 93rd और 99th फ्लोर के बीच टकराई थी। सुबह के 8:50 टक्कर से 4 मिनट बाद FAA कमांड सेंटर में बेन स्लाइनी को अब तक पता नहीं था कि न्यूयॉर्क में क्या हुआ है। एक मिलिट्री लिएजॉन ने मुझे बताया कि CNN पर रिपोर्ट आ रही है कि एक छोटा सा प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा गया है। जरा सुनो, क्या तुम ये अभी स्क्रीन पर दिखा सकते हो मुझे? मैं टीवी पर देखना चाहता हूँ। ये लाइव फुटेज है, आप बहुत ही डिस्टर्बिंग लाइव शॉट्स देख रहे हैं। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। हमें कुछ खबरें मिली हैं जिनकी पुष्टि नहीं हुई है। सबसे पहले मुझे जबरदस्त लपटें नजर आईं और मुझे यही ख्याल आया कि ये कोई छोटा प्लेन नहीं हो सकता। मैं जो कुछ देख रहा था उससे मुझे कुछ बहुत बुरा होने की फीलिंग हो रही थी। सुबह के 8:51 अब तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं थी कि इस क्रैश में पैसेंजर एयरलाइनर अमेरिका 11 शामिल था। इसलिए मिलिट्री ने लापता फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए 2 F-15 फाइटर जेट्स को रवाना किया। लॉन्ग आइलैंड के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में डेव बोटेलिया एक और फ्लाइट यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 के लिए फिक्रमंद थे। इसका ट्रांसपॉन्डर कोड बदल चुका था और अब ये प्लेन भी अजीब तरीके से उड़ रहा था। मैंने उस समय इधर उधर ढूंढा तो पाया कि यूनाइटेड 175 बहुत तेजी से ऊपर जा रही थी। मुझे बहुत डर लगने लगा था, तो मैंने मुड़कर चीफ से कहा कि शायद एक और प्लेन हाईजैक हो गया है।
सुबह के 9 बजे अमेरिकन एयरफोर्स के F-15 जेट्स अब भी 100 किलोमीटर दूर अमेरिकन 11 का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। खतरनाक ढंग से उड़ रहा था। यूनाइटेड 93 अपने फ्लाइट रूट से दूर जा चुका था और अपना ट्रांसपोंडर कोड भी बदल चुका था। नेवाक से सैन फ्रांसिस्को की उड़ान पर निकली इस फ्लाइट से 20 मिनट पहले यूनाइटेड के ग्राउंड स्टाफ ने संपर्क किया था और कॉकपिट में घुसपैठ की आशंका के लिए आगाह किया था। सुबह 9:59 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। Oh, there it goes, there it goes, there it goes, there it goes. 110 मंजिल का साउथ टावर ढह गया। और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स अब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं यूनाइटेड 93 को भी तो हाईजैक नहीं कर लिया गया है। इतनी देर होने के बावजूद पॉसिबिलिटी थी कि यूनाइटेड 93 में बस बिजली की गड़बड़ी हो और ये प्लेन लैंड करने के लिए किसी एयरपोर्ट पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हो और इसलिए इससे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा हो। स्लाइनी सिर्फ ये देख सकते थे कि ये प्लेन वॉशिंगटन डीसी एरिया की ओर जा रहा है। अमेरिकन एयरफोर्स के F-16 जेट्स को फौरन अमेरिका की राजधानी की हिफाजत के लिए पेट्रोलिंग पर तैनात कर दिया गया। हम लोग यूनाइटेड 93 पर नजर रख रहे थे कि उस इलाके में मौजूद एक एयरक्राफ्ट ने रिपोर्ट दी कि जमीन पर धुएं के बहुत बड़े गुबार नजर आ रहे हैं। तो हमने ये अंदाजा लगाया कि ये एयरक्राफ्ट जमीन पर गिर गया होगा वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया में। ये प्लेन वॉशिंगटन डीसी से महज 20 मिनट की उड़ान की दूरी पर गिर गया। इसमें मौजूद सभी 44 मुसाफिर और क्रू के लोग मारे गए। ये हमें मिली शुरुआती तस्वीरें हैं और अब तक मिली रिपोर्ट में किसी के बचने की खबर नहीं है। 25 मिनट के बाद मैनहट्टन में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी ढह गया। महज 102 मिनट में 4 हाईजैक प्लेन्स ने करीब 3000 लोगों को खत्म कर दिया। इसका गुबार शांत होने से पहले ही अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। FBI की काउंटर टेररिज्म टीम के पास जांच करने के लिए हजार और फिर वो गायब हो गया। F-15 फाइटर जेट अब भी तट के आसपास ऐसे प्लेन को ढूंढ रहे थे जिसका अब कोई वजूद ही नहीं था। अब दूसरा हाईजैक्ड पैसेंजर जेट यूनाइटेड 175 भी ट्विन टावर से टकराने वाला था। आप माने या ना माने, लेकिन टेलीविजन पर देखने से पहले हमें अंदाजा भी नहीं था कि एक और प्रॉब्लम है। अब अमेरिका को साफ साफ पता लग गया था कि उस पर सीधा हमला हुआ है। अब जाकर नेशनल कमांड स्ट्रक्चर, सीनियर पॉलिटिशियंस और मिलिट्री हरकत में आए। उस दिन और उसके बाद के कुछ हफ्तों की न्यूज रिपोर्ट्स से यह भी पता चलता है कि फौरन एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस शुरू हो गया था और इसने अगले हमलों को रोकने में लगभग कामयाबी हासिल कर ली थी। लोगों को यह बताया गया था कि पहले 2 प्लेन से जो हमला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर वो एक शॉक की तरह था, लेकिन तीसरी फ्लाइट के समय नेशनल कमांड स्ट्रक्चर ने फौरन हरकत में आकर रिस्पॉन्ड किया था। उन्होंने तीसरे प्लेन यानी अमेरिकन 77 के वॉशिंगटन की ओर बढ़ने की खबर के जवाब में फाइटर जेट्स रवाना कर दिए थे, लेकिन उस फ्लाइट को रोकने के लिहाज से उन्हें काफी देर हो गई थी। 9/11 के बाद के महीनों में तीसरे हाईजैक्ड प्लेन के बारे में यही सरकारी बयान था, लेकिन 9/11 कमीशन ने असली तस्वीर उजागर कर दी।
सरकार में अलग अलग लेवल के लोग आपस में ही बातचीत कर रहे थे। प्रेसिडेंट ने वाइस प्रेसिडेंट से बात शुरू की। व्हाइट हाउस से रिचर्ड क्लार्क ने कई एजेंसीज के अपने लेवल के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात की। लेकिन दिक्कत यह थी कि कोई इन डिफरेंट लेवल्स के बीच में एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। नेशनल कमांड स्ट्रक्चर की सही लीडरशिप के बिना नीचे के लोग अपनी समझ से ही काम कर रहे थे। हमने पाया कि मिलिट्री को इस बात की खबर ही नहीं थी कि तीसरा प्लेन यानी अमेरिकन 77 भी हाईजैक हो गया है। उन्हें उसके क्रैश से थोड़ी देर पहले खबर मिली कि वो लापता है, और क्रैश होने से कुछ ही समय पहले उन्हें बताया गया कि पेंटागन के आसपास एक अनआइडेंटिफाइड प्लेन उड़ रहा है। लेकिन ये रिपोर्ट नहीं थी कि अमेरिकन 77 दरअसल हाईजैक हो गया है। चौथे हाईजैक्ड प्लेन यूनाइटेड 93 के मामले में दावा किया जा रहा था कि हालात अथॉरिटीज के कंट्रोल में थे। वो प्लेन रडार पर नजर आ रहा था। उन्हें उस प्लेन को रोकने और जरूरत पड़ने पर उसे मार गिराने की भी इजाजत थी। लेकिन जब जॉन फार्मर ने मिलिट्री रिकॉर्डिंग्स पर गौर किया तो एक बिल्कुल अलग दास्तान उजागर हुई। फार्मर द्वारा की गई जांच से ये पता चला कि अथॉरिटी में सबसे ऊंचे था। मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि इसके लिए मुझे नौकरी से निकाला जा सकता है, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फ्लाइट्स लैंड कर रही थी कि 9:44 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को एक चौथा प्लेन यूनाइटेड 93 नजर आया जो खतरनाक ढंग से उड़ रहा था। यूनाइटेड 93 अपने फ्लाइट रूट से दूर जा चुका था और अपना ट्रांसपोंडर कोड भी बदल चुका था। नेवाक से सैन फ्रांसिस्को की उड़ान पर निकली इस फ्लाइट से 20 मिनट पहले यूनाइटेड के ग्राउंड स्टाफ ने संपर्क किया था और कॉकपिट में घुसपैठ की आशंका के लिए आगाह किया था। सुबह 9:59 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। Oh, there it goes, there it goes, there it goes, there it goes. 110 मंजिल का साउथ टावर ढह गया। और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स अब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं यूनाइटेड 93 को भी तो हाईजैक नहीं कर लिया गया है। इतनी देर होने के बावजूद पॉसिबिलिटी थी कि यूनाइटेड 93 में बस बिजली की गड़बड़ी हो और ये प्लेन लैंड करने के लिए किसी एयरपोर्ट पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हो और इसलिए इससे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा हो। स्लाइनी सिर्फ ये देख सकते थे कि ये प्लेन वॉशिंगटन डीसी एरिया की ओर जा रहा है। अमेरिकन एयरफोर्स के F-16 जेट्स को फौरन अमेरिका की राजधानी की हिफाजत के लिए पेट्रोलिंग पर तैनात कर दिया गया। हम लोग यूनाइटेड 93 पर नजर रख रहे थे कि उस इलाके में मौजूद एक एयरक्राफ्ट ने रिपोर्ट दी कि जमीन पर धुएं के बहुत बड़े गुबार नजर आ रहे हैं। तो हमने ये अंदाजा लगाया कि ये एयरक्राफ्ट जमीन पर गिर गया होगा वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया में। ये प्लेन वॉशिंगटन डीसी से महज 20 मिनट की उड़ान की दूरी पर गिर गया। इसमें मौजूद सभी 44 मुसाफिर और क्रू के लोग मारे गए। ये हमें मिली शुरुआती तस्वीरें हैं और अब तक मिली रिपोर्ट में किसी के बचने की खबर नहीं है। 25 मिनट के बाद मैनहट्टन में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी ढह गया। महज 102 मिनट में 4 हाईजैक प्लेन्स ने करीब 3000 लोगों को खत्म कर दिया। उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात की, लेकिन दिक्कत यह थी कि कोई इन डिफरेंट लेवल्स के बीच में एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। नेशनल कमांड स्ट्रक्चर की सही लीडरशिप के बिना नीचे के लोग अपनी समझ से ही काम कर रहे थे। हमने पाया कि मिलिट्री को इस बात की खबर ही नहीं थी कि तीसरा प्लेन यानी अमेरिकन 77 भी हाईजैक हो गया है। उन्हें उसके क्रैश से थोड़ी देर पहले खबर मिली कि वो लापता है, और क्रैश होने से कुछ ही समय पहले उन्हें बताया गया कि पेंटागन के आसपास एक अनआइडेंटिफाइड प्लेन उड़ रहा है। लेकिन ये रिपोर्ट नहीं थी कि अमेरिकन 77 दरअसल हाईजैक हो गया है। चौथे हाईजैक्ड प्लेन यूनाइटेड 93 के मामले में दावा किया जा रहा था कि हालात अथॉरिटीज के कंट्रोल में थे।
वो प्लेन रडार पर नजर आ रहा था। उन्हें उस प्लेन को रोकने और जरूरत पड़ने पर उसे मार गिराने की भी इजाजत थी। लेकिन जब जॉन फार्मर ने मिलिट्री रिकॉर्डिंग्स पर गौर किया तो एक बिल्कुल अलग दास्तान उजागर हुई। फार्मर द्वारा की गई जांच से ये पता चला कि अथॉरिटी में सबसे ऊंचे स्तरों पर कोई भी उस समय के हालात के मुताबिक फैसले नहीं ले रहा था। कमांड सेंटर और मेरे नजरिए से उस वक्त अमेरिका में किसी को भी पता नहीं था कि वहां क्या चल रहा है। उस दिन की सच्चाई ये थी कि नेशनल कमांड स्ट्रक्चर सबसे अहम समय में बेकार साबित हुआ था। 9/11 की डरावनी सच्चाई ये है कि उस समय वाकई कुछ कोशिश कर रहे लोग सिविलियंस थे। इनमें ATC, हाईजैक्ड प्लेन्स के क्रू के लोग और मुसाफिर शामिल थे और यही डिफेंस की आखिरी लाइन थी। अब हम उन नाकामियों के सिलसिले को उजागर कर सकते हैं जिनकी वजह से अमेरिका पर यह आतंकवादी हमला मुमकिन हुआ। हमले से 20 महीने पहले अलकायदा के 2 संदिग्ध एक्टिविस्ट कैलिफोर्निया पहुंचे, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच कम्युनिकेशन की कमी के कारण FBI को पता भी नहीं था कि ये अमेरिका में हैं। हमले से 14 दिन पहले FBI ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। हादसे से 2 घंटे पहले अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर 3 अलग अलग एयरपोर्ट से 19 हाईजैकर्स ने फ्लाइट्स में चेक इन किया। इनमें से कुछ को अतिरिक्त सुरक्षा जांच के लिए चुना गया, लेकिन आखिरकार सबको आसानी से इस्तेमाल करने लायक हथियारों के साथ प्लेन में चढ़ने की इजाजत दे दी गई। हमले से 32 मिनट पहले अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 में हाईजैकर्स ने अपने हथियारों के बूते पर प्लेन पर कब्जा कर लिया। हादसे से 9 मिनट पहले हाईजैकिंग पर एकमात्र कारगर रिस्पांस बॉस्टन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का था, जिसने प्रोटोकॉल्स की अनदेखी करते हुए फौरन मिलिट्री से ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। हमें कुछ खबरें मिली है जिनकी पुष्टि नहीं हुई है। सबसे पहले मुझे जबरदस्त लपटें नजर आईं और मुझे यही ख्याल आया कि ये कोई छोटा प्लेन नहीं हो सकता। मैं जो कुछ देख रहा था उससे मुझे कुछ बहुत बुरा होने की फीलिंग हो रही थी। सुबह के 8:51। अब तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं थी कि इस क्रैश में पैसेंजर एयरलाइनर अमेरिका 11 शामिल था, इसलिए मिलिट्री ने लापता फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए 2 F-15 फाइटर जेट्स को रवाना किया। लॉन्ग आइलैंड के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में डेव बोटेलिया एक और फ्लाइट यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 के लिए फिक्रमंद थे। इसका ट्रांसपॉन्डर कोड बदल चुका था और अब ये प्लेन भी अजीब तरीके से उड़ रहा था। मैंने उस समय इधर उधर ढूंढा तो पाया कि यूनाइटेड 175 बहुत तेजी से ऊपर जा रही थी। मुझे बहुत डर लगने लगा था, तो मैंने मुड़कर चीफ से कहा कि शायद एक और प्लेन हाईजैक हो गया है। सुबह के 9 बजे अमेरिकन एयरफोर्स के F-15 जेट्स अब भी 100 किलोमीटर दूर अमेरिकन 11 का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। अब यूनाइटेड 175 ने बड़ी तेजी से नीचे आना शुरू किया। हमने ये देखा और उस इलाके में मौजूद किसी ने तो उसकी ऊंचाई गिननी शुरू कर दी थी। 6000, 4000, 2000। फिर उन्होंने कहा कि अब ये नीचे गिर जाएगा। तभी कोई चीखा कि वहां तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। ओह, अभी अभी एक और प्लेन टकराया है। ओह माय गॉड, ये दूसरी बिल्डिंग से टकराया है। ये उसके बीचों बीच घुस गया है और धमाका हुआ है। ये तो बिल्डिंग के ठीक बीचों बीच है। सुबह 9:03 पर फ्लाइट 175 साउथ टावर से टकरा गई। लोअर मैनहट्टन के इलाके में अफरा तफरी मच गई। कर्नल बॉब मार को लाइव टेलीविजन न्यूज पर रिपोर्ट्स देखकर जबरदस्त झटका लगा। उस समय हमारा नजरिया बदल गया। अब हम जानते थे कि न्यूयॉर्क पर हमला हो रहा है। ये कोई वॉर गेम नहीं बल्कि असली हमला था। उन्होंने F-15 जेट्स को सीधे मैनहट्टन की ओर भेजा।
उसके लिए उन्हें चाहे जिस भी ऊंचाई पर जाना पड़े, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूं कि वो उस इलाके में जाकर निगरानी करें। 9:04 पर FAA कमांड सेंटर में बेन स्लाइनी को नेशनल ऑपरेशंस मैनेजर के रूप में अपने काम के पहले ही दिन मैं उस ATC की तारीफ करता हूं क्योंकि उसने तो पहल की थी, लेकिन आगे चलकर लोगों ने उतनी तेज कार्रवाई नहीं की। बॉब मार इजाजत का इंतजार करते रहे। कुछ मिनट बाद उन्होंने अपने ठीक ऊपर के अधिकारी से बात की और वो इस बात पर सहमत हो गए कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। फाइटर जेट्स रवाना करने का ऑर्डर न्यूयॉर्क से आया था और रूम में मौजूद कमांडर ने कहा कि मैं बाद में ऊपर से इजाजत ले लूंगा, अभी हमें यह काम फौरन करना होगा। हादसे से कुछ पल पहले बॉब मार ने 2 जेट्स को रवाना होने का आदेश दिया। कोल्ड वॉर के बाद से अमेरिका की रैपिड रिस्पांस फोर्स घटा दी गई थी। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट के आधे हिस्से की हिफाजत के लिए सिर्फ 4 जेट्स स्टैंड बाय पर थे। सबसे नजदीकी जेट्स न्यूयॉर्क सिटी से 250 किलोमीटर दूर मैसाचुसेट्स के केप कॉड में ओटिस एयरफोर्स बेस में थे। पहले पैसेंजर एयरलाइनर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराने तक फाइटर पायलट्स क्लियरेंस का इंतजार कर रहे थे। ये F-15 पहले हमले के 7 मिनट बाद ही ओटिस से उड़ान भर पाए। इसके बाद फार्मर ने पता लगाया कि मिलिट्री ने उस समय हो रहे हमलों पर मिनट दर मिनट कैसे रिस्पॉन्ड किया और उन्हें चौंका देने वाली जानकारियां मिली। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से पहले प्लेन के टकराने के बाद भी किसी जिम्मेदार ऑफिसर को पता नहीं था कि नॉर्थ टावर से टकराने वाला ये प्लेन अमेरिकन 11 था। फाइटर्स को जितनी जल्दी हो सके न्यूयॉर्क सिटी एरिया में ले जाओ। ये पक्का करो कि FAA तुम्हारा रूट क्लियर कर दे। अगर वो प्लेन दिखे तो उसे रोकने की कोशिश करो। अगर अमेरिकन 11 आसमान में होता तब भी मिलिट्री को उसे ढूंढने में दिक्कत होने वाली थी। मिलिट्री रडार अमेरिकी सीमा से परे के खतरों को देखने के लिए सेट थे और ये सिविलियन प्लेन्स को ट्रैक नहीं करते थे। इन प्लेन्स को कभी भी खतरा नहीं समझा जाता था, इसलिए किसी पैसेंजर जेट की तलाश कर रहे फाइटर पायलट को सिविलियन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से गाइडेंस लेनी पड़ती। इस काम के लिए 2 बिल्कुल अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के बीच सहयोग की जरूरत थी। कम्युनिकेशन में कुछ दिक्कत थी क्योंकि इन दोनों एजेंसियों को साथ मिलकर काम करने की आदत नहीं थी। हमारे कुछ फोन्स में लॉन्ग डिस्टेंस कॉल की सुविधा नहीं है। हम आमतौर पर मिलिट्री नंबर्स ही डायल करते हैं और उस वक्त हमें अलग अलग लोगों से बात करनी थी और इसके लिए हमें नई कम्युनिकेशन लाइंस बनानी थी। सुबह के 9 बजे 2 F-15 फाइटर जेट्स न्यूयॉर्क